आपने एक जो अपनी शुरुआत में जो कहा ना कि दिल से दिल तक की बात, ये चीज़ें दिल से दिल नहीं, एक आदमी के परिवार से अगर एक आदमी लोन ले रहा है, चाहे एक आदमी किसी भी रूप में ऋण ले रहा है, वो पूरे फैमिली के लिए ही समझी के तो, और वो सबको दाव पर लगा रहा है। सबको दाव पर। आज के डेट में आप देखेंगे PMCH जितने भी सरकारी कम से कम बड़े हॉस्पिटल्स हैं और IGMS, उनके आसपास में सोने की दुकान या गहने की दुकान होने का मतलब क्या बनता है? क्या बनता है अब समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर वहाँ इतनी सोने की दुकानें क्यों है। अच्छा आप कई आत्महत्याएं हुई। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है। तो कई बार इसी पटना डिस्ट्रिक्ट का ही, इसी पटना जिला का है। अभी मैं कल ही न्यूज देख रही थी, 2 बच्चों को जलाकर किसी गाड़ी में डाल दिया। क्या पता इसके पीछे भी कहीं कोई ऐसी कहानी भगवान न करे। ये तो बहुत ही मतलब वो कहा है कि अमानवीय कहा जाए। और उम्मीद की किरण जी की कोई आदमी इस मैटर को उठाया और खुद DGP सर ने भी खुद कहा कि अगर किसी को दे भी रहे हैं, आपने सुना होगा उसमें कि कम पे दे, किसी की आर्थिक स्थिति का मजबूरी का फायदा ना उठाए। एक चीज आपकी बात को मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैं सभी से आग्रह करती हूँ, ये पॉडकास्ट अगर 10 भी लोग देख रहे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अगर कोई बंदा आपको फोन कर रहा हो, आपको कभी कॉल कर रहा हो, ऐसे वक्त में जब आपको लगता है कि ये उसके कॉल करने का नॉर्मल टाइम नहीं है, तो आप उसका फोन जरूर उठाइए कि क्या पता वो किस मनस्थिति में आपको फोन कर रहा है और अगले कदम वो क्या उठाने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली, और ऐसे ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करना भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। इसलिए मैंने आज एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बात होती है, और ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुद्दा हर गांव, हर शहर, हर कस्बों से जुड़ा हुआ है और हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। ये एक मुद्दा है जिसको हम सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा मकड़जाल जिसमें धीरे धीरे हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वो जकड़ता जा रहा है। हालांकि न सरकारों का इस पर ध्यान है, ना आम लोग इस पर बात करते हैं। जो इस दौर से गुजर रहा है, जिसने इसकी तकलीफ झेली है, उसके अलावा आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ समाज में जो ऐसे मुद्दे पर भी बात करते हैं, ऐसे मुद्दे को उठाते हैं। और आज इसी से जुड़ी हुई एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनको हमने खास तौर पर इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को दुनिया के सामने उठाया। कई खबरें आई, कई लोगों के मरने की भी खबर आई, लेकिन संवेदनहीनता की हद है और हम में से कोई भी इसके लिए बात नहीं करता है। इस शख्स को लगा कि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करनी चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे कदम उठाए हैं जिसके बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे। मेरे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में नवनीत कुमार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वो मुद्दा उठाया है जिस पर हम में से कोई बात नहीं करता है। मैं खुद सामाजिक सरोकार से जुड़ी रही हूँ, लेकिन कभी इस विषय पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस काम को कर रहे हैं। और ये जो बात है, ये सिर्फ पैसों की नहीं है, ये इज्जत की है, ये भरोसे की है, ये कभी कभी ज़िंदगी की भी है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। सही। इससे पहले कि हम लोग इस विषय पर बात करें, मैं कुछ आंकड़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि तथ्य क्या कहते हैं। RBI की एक रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 1.35 यानी कि 1 करोड़ 35 लाख माइक्रो फाइनेंस लोन अकाउंट हैं। औसतन हर ग्राहक पर अगर देखा जाए तो 32,000 रुपये का कर्ज पड़ता है, ये आंकड़े कहते हैं।
दूसरा आंकड़ा कहता है कि 2023 और 24 में गैर कानूनी साहूकारों से, यानी जो एलिजिबल नहीं है लोन देने के लिए, उनसे जुड़े हुए 950 केस लगभग दर्ज किए गए। मात्र 950 केस, ये देखने वाली बात है। अनरिपोर्टेड है, बिल्कुल अनरिपोर्टेड है। अब आते हैं एनसीआरबी का एक डेटा है जिसमें 2023 में कर्ज और आर्थिक दबाव के कारण बिहार में 128 आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं, लेकिन जमीनी संगठनों के हिसाब से, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, ये 300 से ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। अभी हाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आप भी बात करेंगे आगे चल के, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई महिलाओं को अपने आत्मसम्मान से भी समझौता करना पड़ा, कई लोग बेघर भी। ये आपके पास ये आंकड़े हैं। तो मैं आपको आज इन सभी चीज़ों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं, और एक एक करके हम बहुत सारे सवाल करेंगे कि क्या है और क्यों ऐसा चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहाँ से आपके दिमाग में ये बात आई कि हम इस काम को करें और लोगों की मदद करें। मैम देखिए, ये करीबन 2022 में घटना हुई थी। ये हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ खगौल, उससे थोड़ी दूर आगे जहाँ पर अभी नया बस स्टैंड बस रहा है, मतलब निर्माणाधीन है जी, वहाँ पर ये चीज़ें, एक इंसिडेंस हुआ था कि वहाँ पर किसी एक बच्चे की किडनैप की गई थी। ओके। बाद में 2-3 दिन के बाद वो डेड पाया गया। बाद में पुलिसिया जांच जब हुई, जब सारी चीज़ें बाहर आई, डिग आउट हुई, तो मालूम चला कि जिसने मारा वो काफ़ी पहले से डेप्ट में था, कर्ज में था। अच्छा, जिसने मारा ओके। और उसने किसी से इंटरेस्ट पे, सूद पे ही पैसा, ब्याज पे ही पैसा लेकर लिया हुआ था कर्ज पे, और वो उसको भरपाई उसकी करनी थी। लेकिन भरपाई करने के लिए उसने एक बच्चे को टारगेट किया कि उसको पहले हम किडनैप करते हैं, ओके, और उसके बाद हम उस रैंसम अमाउंट से हम अपना लोन का रीपेमेंट करेंगे। अच्छा, जो इंटरेस्ट का हो चाहे जो भी हो। ये चीज़ें जब हुई तब जाकर, मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट कि जिसमें एक मासूम का कोई रोल नहीं, एक परिवार का कोई रोल नहीं, वहाँ पर ये जाकर कि मतलब आज की डेट में जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, कभी कभी होती है कि बिना गलती के भी एक्सीडेंट हो जाता है। हम अपने सही रास्ते पर जा रहे हों और कोई उल्टे रास्ते से भी आकर मार देता है। लाइकवाइज ये भी है कि किसी घर का बच्चा, एकमात्र चिराग था, वो उसको ना, उसके परिवार को किसी दूसरे से मतलब, उसके फादर भी टीचर, लेना देना भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसने टारगेट किया ऐसे आदमी को कि जो टीचर है, क्योंकि वो खुद एक दलदल में फंसा हुआ, और टीचर है, उसका पिता और एक मात्र बच्चा था, उसको ये तब जाकर ये हुआ कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, कहाँ से निकल। तो फिर ये जब मैं इस पर आगे जब मैंने मंथन किया तो देखा कि इसके लिए सरकार ने प्रोविजन बनाया है, बिहार सरकारी अधिनियम 1974। लेकिन 1974 का जो अधिनियम है वो आज भी नलिफाइड होकर रह चुका है। उस पर आज भी कोई भी मतलब ना सर्कुलर उस पर जारी है, ना उस पर कोई किसी को एक्शन है, और ना ही उस पर आज तक उस बिहार पर हमको नहीं लग पता, शायद कोर्ट में भी या किसी थाने रिपोर्ट उसकी उस एक्ट के अगेंस्ट में किसी ने कंप्लेन किया हो या उसका कोई फैसला हुआ हो। बिल्कुल। ये चीजें, तो ऐसा एक्ट जो चीज मतलब डेडली है, जो चीज नलिफाइड होके, आखिर उसको पुनर्जागृत करना एक नागरिक के तौर पर, चाहे आसपास के सराउंडिंग के तौर पर, हर एक कोई इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, जब तो कानून है तो फिर उसका क्यों नहीं पालन कर पा रहे। ये भी चीज, मैं उस जिसने मर्डर भी किया, मैं भी उस पर, ये भी उसकी भी परिस्थिति अगर समझिए कि जो वो झेल रहा है, कि उस पर दबाव, शायद उसके फैमिली पर भी दबाव, मारने या उसको खुद ही जान का खतरा होगा, या जो भी जिस वो भी देखिए, एक होता क्या है कि कभी अगर आप किसी को भी, बिल्ली को भी मारे, चाहे एक कुत्ते को भी ढेला मारे, तो वो आत्मरक्षा में कुछ करता है। बिल्कुल ठीक, उसने जैसे उस पर कोई वार कर रहा हो, जैसे जिसने पैसा दिया उसे, वो अपनी प्रतिरक्षा में सामने वाले पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ऋणी है। तो अब आखिर वो उसने तीसरे आदमी को टारगेट किया, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन एक गुनाह के चक्कर में फिर दूसरा गुनाह हो गया, और वो उससे बेहतर किसी इनोसेंट की जान। और सबसे बड़ी बात ये भी चीज़ है कि आज की डेट में यही चीज़ें को वो किसी मतलब अथॉरिटी के पास
पुलिस के पास रखता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि वो पुलिस के पास अगर जाता भी या अथॉरिटी के पास जाता भी तो शायद उसका समाधान नहीं। समाधान ये आप यहाँ पर आप सही हैं, समाधान इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर भी उस लेवल पे भी समुचित जानकारी का अभाव, कानून के बारे में पता ही नहीं। Exactly. वहां पर अक्सर ये मैं लिखता भी हूँ कभी भी फेसबुक वगैरह पर भी कि हमेशा एक ऋणी को ही दोषी मान लिया जाता है कि पैसा लिया है तो उसका सारा दोष उसी का। और कोर्ट भी यही कहता है कि आपको पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। अगर वो सामने से बोल रहा है कि पैसा तो, लेकिन हमने अगर मान लीजिए उस आदमी ने आज तक जो पैसा दिया, जो भी ऋण लिया उसका आज, तो वो अकाउंटेंट कौन करेगा? exactly. मान लीजिए 5% लिया हो, 10% के महीने के हिसाब से जो पैसा वो इंटरेस्ट के रूप में दिया, कोर्ट क्या बोलेगी कि 5% 10% पर आप इंटरेस्ट पर जो दिया है उसका हम काउंट नहीं करेंगे? काउंट करेगी। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि जो दबाव बनाने का जो तरीका है अमानवीय है, मानसिक। एक सवाल यहाँ पर ये आता है नवनीत जी कि जो साहूकार हैं, जो इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई कानून है नहीं, उनकी अपनी मर्जी है कि जितना मन उतना हम इंटरेस्ट लेंगे, सामने वाले की परिस्थिति के हिसाब से ब्लैकमेल करेंगे। तो एक वो मुद्दा है। दूसरा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, तो इनके पास आधार क्या होता है लोन देने का? क्या कोई आधार है? क्योंकि एक बार सहारा जैसी कंपनी माइक्रो फाइनेंस वहां भी आया था, जिसके वजह से वो कंपनी बंद हुई, उसका ओनर के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, वो फंसे उसी केस में। तो क्या इन साहूकारों और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए कोई भी नहीं होता? और क्या ये पेपर वर्क करके लोन देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं? क्या उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं? देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस हैं आज के डेट में, जो भी माइक्रो फाइनेंस, वो कहीं ना कहीं आरबीआई के थ्रू गाइडेड है। ठीक, एनबीएफसी के थ्रू इनको एक रहता है कि आप इतना का इनको फीस देना पड़ता है आरबीआई को, वो 2 करोड़ 3 करोड़ जितना का इनको एसेट ये लेना चाहते हैं उसके हिसाब से इनको फी पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पर ये होगा, ये प्रॉपर वे में लाइसेंस तौर के तरीके में ये इनको एक गाइडेंस कि आप इससे ज्यादा बिना लाइसेंस लिए आप ये काम नहीं कर सकते। बिना लाइसेंस लिए आप ये नहीं। एनबीएफसी पर ये पूरी गाइडलाइन है, आरबीआई का रूल इन पर लागू होता है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड, जो अनरिपोर्टेड जो साहूकार हैं, चाहे सो कॉल्ड जो भी हैं, उन पर आज भी जैसे होता है कि 5,000 रुपए का एक उनका सर्किल ऑफिस से, एसडीएम कार्यालय से, चाहे एक सर्टिफिकेट एक निर्गत होता है जिस पर वो 25 लाख तक का कारोबार करने का एक उनको अथॉरिटी दिया जाता है। अच्छा, तो उनका ब्याज उसमें नहीं फिक्स होता है? नहीं, वो ब्याज वो फिक्स वहां पर ये होता है कि वो ब्याज का जो रकम है, जैसे सरकार के द्वारा अगर आप बिहार साहूकारी एक्ट पर देखिएंगे तो उसमें 13 से 18% के बीच का उनको सालाना किसी से ऋण के तौर पे जो ब्याज है वो लेने का है। 13 से 18% के बीच। जी। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीपल फोल्ड में चला जाता है। मुझे तो लगता है 13% महीने का लेते हैं कुछ लोग। 13% के अभी तो हाल में एक नालंदा में जो घटना हुई है, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, वहां पर तो 20% का चक्कर चल रहा था। 120%, मतलब 20% पर महीने, मतलब टोटल सालाना मतलब 140। और साथ में उसमें अगर आप सालाना कहें तो 240% हो गया। हाँ। और दूसरा आप देखें कि उसमें एक और भी रिपोर्ट में आई थी जो कि अगर 1 महीने में उसने अगर नहीं दे पाया तो वो उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, मतलब 1 लाख में वो 1,20,000 हो जाएगा। अब 1,20,000 में वो फिर 20% चलेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो मारने वाली बात हो गई भाई, ये तो बहुत गलत बात है। आपने एक जो अपनी शुरुआत में जो कहा ना कि दिल से दिल तक की बात, ये चीजें दिल से दिल नहीं, एक आदमी के परिवार से अगर एक आदमी लोन ले रहा है, चाहे एक आदमी किसी भी रूप में ऋण ले रहा है, वो पूरे फैमिली के लिए ही समझी के तो, और वो सबको दाव पर लगा रहा है। सबको दाव पर लगा। अगर आप ये बात कहें तो मैं महाभारत के उस प्रसंग को इससे जोड़ना चाहूंगी कि जब 64 का खेल चल रहा था तो जब वो दाव लगाने की बात हुई तो उनको पोक किया गया युधिष्ठिर को कि तुम अपनी पत्नी को दाव पे लगाओ, और 5 ने मिलकर अपनी पत्नी को दाव पे लगा दे। तो एक तरह से तो ये लोन वही है कि हम परिवार को दाव पर लगाकर वो ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसी क्या मजबूरी हो रही है लोगों की जो इस तरह के साहूकारों के पास जाना पड़ रहा है, और इसका कौन सा और रास्ता वो ले सकते थे जो वो नहीं ले पा रहे हैं? और ये कौन ले रहा है? ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा ले रहे हैं या शहरी क्षेत्र में ले रहे हैं, या अपनी इज्जत बचाने के लिए या बेटी की शादी के लिए? तो क्या ऐसी पिक्चर सामने आती है? या बीमारियों के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं मैडम इसमें कि आपने बोला कि
किस कारण से ज्यादातर आज के लोगों में हो क्या गया है कि आपसी संबंध में उतनी आत्मीयता रही नहीं। एक दूसरे में परिवार से एक परिवार का जो वैल्यू होता था, एक परिवार के पीठ पर अगर खड़ा होने की बात होती थी। हमारे मतलब नाना जी के समय में होता था कि कोई अगर उन्होंने कह दिया कि भाई बच्चे की शादी कर रहे हैं, चाहे कोई घर में ये काम है, तो सिर्फ इतना ही कहना होता था। बाद में मालूम चलता है कि दूसरे दिन आकर एक रुमाल में एक पेपर में लपेट कर रख दिया जाता था, और वो भी कहा नहीं जाता था। बहुत सही बात। ये चीजें तो ये तो एक पारिवारिक या आपसी संबंध खराब हुआ है, सामाजिक संबंध खराब हो रहे हैं। दूसरा आप ये देखिए कि लोगों में दिखाने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि दूसरा आपने जो बोला कि किस तरीके के, किस कैटेगरी के लोग इसमें प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो सरकारी में भी जो लोअर पोस्ट पे हैं, जिनकी जरूरत है उनकी सैलरी से नहीं हो पाती। और ये भी एक और भी हो जाती है कि मान लीजिए कभी होता है कि एक उनको भी मैं पूरे तरीके से गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर सैलरीड पर्सन कोई है, टैक्स वगैरह भरने के चक्कर में कभी कभी होता है कि अगर सही से देखा जाए तो वो पूरे साल भर में मात्र समझिए कि 10 महीने से 10.5 महीने तक का सैलरी वो इनटेक ले पाते हैं, और बाकी तो टैक्स में कट जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, सरकारी नौकरी में ये चीजें हैं, तो ये चीजें उसमें भी हैं। और वो 2 महीने का लॉस मैनेज करने में, और उसी समय उसके बच्चे की भी पढ़ाई की है, स्कूल का मार्च में एडमिशन का टाइम होता है। बहुत सही बात। तो कई चीजें हैं, पैरामीटर हैं। अब आप एक और छोटा बताऊं, जैसे आपने बोला कि किस कारण मेडिकल, आप इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान चले जाए, IGIMS जो हमारे यहाँ, या महावीर कैंसर चले जाए। लेकिन अगर IGIMS या महावीर दोनों जगह आप देखेंगे, मैं खुद भी एक बार गया था, बहुत पहले गया था, तो वहां पर मैंने वहां का भी मैंने पोस्ट डाला था अपने फेसबुक पर। एक पर्सन से मैंने बात किया कि वो मधुबनी से आया था, वो 10% के हिसाब से लेकर भाग रहा है, और आया सीधा कहाँ, सीधा इमरजेंसी में। तो अब बताइए कि वहां पर उसके पास कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कौन सी बैंकिंग सिस्टम, कौन सा मतलब अपने फैमिली हो चाहे जो भी हो, या मतलब किसी को कह नहीं पाया, किस कारण से भी नहीं कह पाया। ये तो नहीं कह भी पाया तो लोगों ने मदद क्योंकि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। और लोग भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम दूर रहें, हम बचे रहें, हमारे पास फोन ना आए, हम उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दें, या उसका फोन ही ना उठाएं, या हम बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं वाला बहाना चलता है। वो चीजें काफी मतलब एग्जैक्टली उसने देखा, मतलब मैंने देखा कि वहां पर अगर इमरजेंसी के सामने जितने भी लोग हैं उसमें से कई न कई लोग इस तरीके के परिस्थिति से गुजरते हुए ही पटना तक पहुंच रहे, और सब, और ये भी नहीं, वो वहां पर लोकल में काफी वो खर्च कर चुके हैं पहले, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ आने के लिए भी उनको पैसे चाहिए। मैं इस व्यवस्था को गलत नहीं कहता, मैं इस व्यवस्था को ये बोलता हूँ कि कम से कम सरकार इसको रेगुलेट करे, कोई नियम बना, कोई कानून बना, कानून तो बना हुआ है, सही से इम्प्लीमेंट हो, उसको सही से मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस अथॉरिटी हो, उसको सही से मतलब प्रोजेक्ट करे। बहुत सारी होर्डिंग्स लगती हैं इस नियम के अनुसार, आपको राजस्व विभाग का लगता है, हेल्थ से रिलेटेड लगता है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने इस मुद्दे पर, और ये आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह ऐसा कोई जगह छूता नहीं हो, चाहे बिजनेस क्लास हो चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा कोई जगह छूता ना हो जहां पर ये। अब एक मैंने NCBI को ही मैंने दिया था, छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो 10% पर ले रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर हम आते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, और ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जिनको पता है कि ये बच्चा खेल रहा है, और कई बार बच्चे अपने परिवार को दांव पर लगाकर वो पैसा ले रहे हैं, और उससे आत्महत्या की टेंडेंसी बच्चों में बहुत बढ़ गई। वो तो है ही, साथ ही साथ उसमें क्या एक मोडस ऑपरेंडी है कि 10% पर उसने ले लिया, बच्चे ने ले लिया। 18 साल से कम उम्र का बच्चा, 18 साल से कम उम्र, चाहे ज्यादा का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे शो ऑफ करने के लिए हो, चाहे जो भी, आजकल तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल हो गया, चाहे जो भी, अब किसी भी अदर एक्टिविटीज के लिए भी हो गई, ले लिया। साल भर तक वो लोग चुप रहेंगे, साल भर तक कोई आपसे
मतलब सरोकार नहीं कि ये भाई 10% का हमको इतना इंटरेस्ट चाहिए, साल भर तक कोई सरोकार नहीं। अच्छा, ये जो देने वाले ओके। और जैसे ही ये मल्टीपल फोल्ड में कन्वर्ट हो गया, हाँ, उसके बाद ये प्रेशर गेम चालू, टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जो जैसे ये मतलब ये लोग हमारे समाज में से ही कोई निकल के आता होगा। जैसे अगर आप देख रही होंगी कि मान लीजिए कि जैसे पहले हमारे समय में पार्टी करने का, बाहर आउटिंग करने का स्कूल पीरियड में कहीं ऐसा चलन नहीं था। आज के डेट में स्कूल से शुरू करें तो कोचिंग जाने से लेके कॉलेज तक का इतने रेस्टोरेंट है, बाकी चीज़ें हैं, इतने ओकेजन आ रहे हैं, बर्थडे है, बाकी चीज़ें, अदर एक्टिविटी जो चीज़ें नहीं नरेट की जा सकती है, वो सब भी चल रहा है। तो वो चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक्सपेंस तो लगेगा। वो एक्सपेंस का एक रेगुलेटेड अमाउंट में घर से उनको मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपेंस उस रेगुलेटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। अब इसको रोकने के लिए ये जो आपने ये बात बोली, मैं समझ सकती हूँ कि जरूरत पर अगर कोई ले रहा है तो वो एक जेन्युइन कॉज है, मगर ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए भी सामाजिक तौर पर लोगों को आगे आना चाहिए। सामाजिक तौर पे भी आगे आनी चाहिए और लोगों को भी, ऐसे पेरेंट्स को भी आगे आनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बाकी। तो ये ऑनलाइन गेमिंग को सरकार क्यों नहीं बंद करती है? उसके पीछे क्या मंशा है, जिसमें कि बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं? वो तो दिखता है। ऑब्वियस है। अब ये चीजें, वही चीज वो है कि उसके पीछे भी कोई रूल नहीं, तो इसके लिए अब लॉ जो, अगर आज के डेट में ये सब चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के नजर में ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब आपको चाइनीज ऐप के द्वारा जो भी लोन ग्रांट करने का जो ऐप था, जितना भी सारा बैन किया गया। आज जितने भी अंडररेटेड जो ऑब्सीन सीन वाले जो ऐप थे, बालाजी, वो सभी पॉर्न वीडियो साइट्स को भी बहुत बैन किया गया। ये चीजें भी हैं सरकार के नजर में, लेकिन अब किस कारण से नहीं कर पा रही ये चीजें। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़े, और सबसे दुखद ये है कि जो आइकॉन है देश के, वो उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये युवाओं को बर्बाद करने में, ये मुझे लगता है, जिनको हम सोशल आइकॉन कहते हैं। आप खुद कह रही मैम कि जो मतलब नोटेबल पर्सन है, नेशनल आइकॉन है, उनको नहीं करना चाहिए। उनको जब उनके द्वारा हो रहा तो पूरी अथॉरिटी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सभी को पता मिले होंगे, सभी को पता है क्या चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये चीजों को रोकने की अब जरूरत है। अगर ये नहीं रोका गया, ये चीजें फैमिली से ज्यादा अब आने वाले बच्चों पे जो जा रही है, आने वाली पीढ़ी पे जा रही है, तो ये अगर अभी नहीं रोकी गई तो ये फिर आगे हम कितना भी नियम कानून। क्या आप ये भी मानते हैं कि आज की पीढ़ी जो है वो नशे के चपेट में जो आ रही है, उसके लिए भी ये लोग, बच्चे जो हैं वो लोन लेकर नशा कर रहे हैं? अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कहें तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं है, ये भी चल रहा है खुद। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो अब हो रहा है, या लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, या इस तरह का जो हो रहा है, तो कोई 2-4 ऐसी घटना जो मैंने भी पढ़ी है, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जैसे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे अभी 15 अगस्त आज़ादी का, देश के आज़ादी का दिन, 15 अगस्त 2025, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और उस दिन एक आत्महत्या हुई इसी कारण से। मैं चाहूँगी कि वो घटना आप जरूर बताएं। मेरे कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उसमें मैंने मतलब डीजीपी सर को और एक और मतलब चैनल है उनको टैग करते हुए एक वीडियो, दोनों मैंने वीडियो डाला था, और उसमें काफ़ी चैनल्स को भी मैंने टैग किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सभी को, आपने भी देखा होगा। उसके बाद से इतनी सारी मतलब जो भी लोग आज के डेट में हिडन थे, वो सामने आ रहे हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे निकले, हमको निकाला जाए, मेरी मदद कीजिए, हमको निकालिए यहाँ से, कैसे निकले। ऐसे में क्या एक ने कहा, मैं उस घटना पे भी आऊँगा, एक ने कहा हमारा चेक स्टैम्प का चक्कर है, ये चेक ले लिया है, उसमें बार बार चेक बाउंस का केस का धमकी मिलती है। एक ने कहा कि ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे है, अब उस पर वो कुछ भी लिखा, लेकिन मतलब होता क्या है कि सुनने के बाद जब वो आप सामने किसी को एक उम्मीद की किरण जी की कोई आदमी इस मैटर को उठाया, और खुद डीजीपी सर ने भी खुद कहा कि अगर किसी को दे भी रहे हैं, आपने सुना होगा उसमें कि कम पे दे, किसी के आर्थिक स्थिति का, मजबूरी का फायदा ना उठाए। तो ये जानते हुए भी अगर किसी को कम में दे, अगर मान लीजिए कि किसी की सैलरी ही मान लीजिए कि 50,000 40,000 हो, उसके फाइनेंशियल कंडीशन अभी खराब है, और आप एग्रीमेंट करते हैं कि भाई 1 महीने 15 दिन पे आपको 6 लाख रुपए देने हैं,
बहुत बहुत। तो ये तो पहले से ही एक क्रिमिनल एक्टिविटी, एक क्रिमिनल माइंड हो गया कि भाई इसको हमको टॉर्चर करना है या बर्बाद करना है, इस कारण से हम जानबूझ के ऐसा एग्रीमेंट हम बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 23 के तहत इस तरह के एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट को भी नलीफाइड माना जाता है। अच्छा, तो अगर वो बंदा जिसके साथ ऐसी घटना घटी, अगर वो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा इस तरह की कंप्लेन करने के उस तरह की कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो उसको अपने कहीं भी इस तरह की अगर एक्टिविटी हो रही है, देखिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कब होता है, जब वो क्रिमिनलिटी आती है। सिविल मैटर में आपको सीधा आगे कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी या इस तरह की होती है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कहा ही जाता है कि पॉइंट जो होता है टच पॉइंट है, वो आप वहाँ पर दे, लोकल थाने को दे। वहाँ ना दे, मतलब वो नहीं रिसीव करे चाहे तो आप बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट दे दे वहाँ पे। और बाकी फिर ऊपर के पदाधिकारियों को, एसएसपी को, बाकी और लोगों को आप चैनलाइज करते हुए दे, जरूर सुनवाई होती है। क्योंकि ये मुद्दा मैं आज के डेटों में मैं सभी पदाधिकारियों से इस मुद्दे पर मैं मिल चुका हूँ। उन लोगों ने भी कहा है कि नहीं, इस मुद्दे पर हम लोग आपको जहाँ तक भी होगा सपोर्ट करेंगे। एक न्यूज में देख रही थी कि पटना हाई कोर्ट ने फरवरी 2022 में एक एसआईटी भी गठित किया था इससे रिलेटेड, तो उस एसआईटी का क्या हुआ? अब यही चीज़ है कि उस एसआईटी के रिगार्डिंग अब ये चीज़ें रिपोर्ट गवर्नमेंट को मतलब सबमिट की गई, वो रिपोर्ट अब आज तक वो गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया नहीं लिया। अब ये चीज़ें तो उस पर मनी लेंडिंग एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण अधिनियम 1986 भी है जी। तो ये जो चल रहा है बिहार में अवैध सूदखोरी, तो ये तो उसका भी उल्लंघन करता है। तो क्या वो एक्ट जो है वो भी कारगर नहीं? कारगर, देखिए यहाँ पर अब दो चीजें हो जाती हैं कि पहला, मनी लेंडिंग एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मैं समझ। मनी लेंडिंग है कि किसी को हमने कर्ज दिया एक तयशुदा पर, हमने एक क्या है कि एक इंटरेस्ट हो चाहे जो भी हो उस पर, जो इनके पास लाइसेंस है वही ले सकते हैं, बिना लाइसेंस वाले उस पर इंटरेस्ट का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये तो छुपा छुपी का खेल चलता ही रहता है। अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड का रहता है, तो वो चीज आज तक ये चीज नहीं हो। अब बनाता भी है तो उसमें वो लिखेगा नहीं, उसमें लिखेगा कि कर्ज के तौर पर ही है। ये चीजें आज तक कभी भी आपके पास नहीं रिपोर्टेड, चाहे कहीं से। इसी वजह से शायद वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाता, पुलिस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो उसने वो सही। यहाँ पर पुलिस तक पहुंचने का एक रीजन और भी होता है कि वो नहीं पहुंच पाता। इंटरेस्ट वो पेमेंट करता है कैश में अधिकांशतः, कोई प्रूफ ही नहीं है उसके रिसीविंग का रहता नहीं है। जबकि मनी लेंडिंग में प्रोविजन है कि जो भी जिनके पास भी लाइसेंस है, जो इतना इंटरेस्ट वो क्लेम कर रहे हैं, वो उसका वो रसीद काट कर देंगे और उस रसीद का बाकायदा उसी रसीद के बिहार पर एक रजिस्टर वो मेंटेन करेंगे, जो कि आपको अनुमंडल में जो सीओ ऑफिस होगी वहाँ के द्वारा बीच बीच में उसका जांच होगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको इनकम टैक्स भी पे करना होता है। ओके, वो उनके इनकम का स्रोत माना जाएगा। स्रोत माना जाएगा वो, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट जो उनको मिलेगा वो इनकम का स्रोत माना जाएगा। तो अगर इस तरीके से करे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही मैंने भी आज इसके पहले मैंने 23 से आरटीआई करना चालू किया, कहीं पर भी किसी ने भी किसी भी अनुमंडल से मुझे ये नहीं। आरटीआई से आपको क्या जानकारी? आरटीआई से यही जानकारियां मिली कि अभी तक इस तरह के कोई भी लाइसेंस होल्डर है हो नहीं। लेकिन ऐसा मतलब मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरे पास इनपुट्स हैं, उसमें ऐसे हर एक जगह। मैं कुछ और घटनाओं का आपसे जिक्र करूंगी। हाँ, आप बताएं। हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पर फंसती है? अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए आपने बैंक से कर्ज लिया और उस पैसे को आपने किसी को दे दिया, इंटरेस्ट पे लगा दिया, तो जो सोर्स आपने जो लिया था, आपने लिया था कर्ज घर बनाने के लिए, लेकिन आपने उसका सोर्स बदल दिया, डाइवर्ट कर दिया। दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग। वो मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर आता है। वो बिल्कुल अलग चीज हो, वो एक अलग चीज। आपने फंड डाइवर्ट किया, वो बिल्कुल अलग है। हाँ। धन शोधन अधिनियम, मतलब शोधन, उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया गया। आपने लिया था घर बनाने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए, आपने उसका पूरा का पूरा मतलब कहा जाए कि पूरा का पूरा नेचर ही बदल दिया, कुछ और ही काम कर दिया उससे। हाँ, और वो भी एक इस तरह की एक्टिविटी में जो खुद अपने आप में, तो वो तो धोखाधड़ी हो गया। वो तो बिल्कुल एक तरह का धोखाधड़ी, तो वो तो ऐसे ही। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के परव्यू में देखिए तो वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी पार्ट आ जाता है, जो कि अनअकाउंटेड मनी है। आज के डेट में कोर्ट में जितने भी चेक बाउंस के केसेस हैं, एक दिल्ली के एक लॉयर हैं, बोल रहे कि 90% केसेस, फॉल्स चेक बाउंस के केसेस सिर्फ ये मनी लेंडिंग के हैं। मनी लेंडिंग के ही ज्यादा, क्योंकि वो पहले से पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है और वो डाल के बाउंस करा देता है। मनी लेंडिंग का ये चीज है।
तो एक बात बताइए, जैसे कुछ ग्रुप घोटाले की भी बात मैं देख रही थी कि महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ का फर्जी लोन, 3.80 करोड़ महिलाओं से धोखाधड़ी, मतलब कि इस तरह का जो फर्जी लोन होता है ये भी ले लेते हैं लोग, और इस तरह का फिर उसमें आत्महत्या का दबाव बनाते हैं या लोग मर जाते हैं। तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है कि फर्जी लोन कैसे सैंक्शन हो जाता है बैंक से? देखिए, उसमें महिलाओं को कैसे घुसेड़ देते हैं ग्रुप के नाम पर? ग्रुप के नाम पर देखिए, जब भी माइक्रो फाइनेंस की बात आती है ग्रुप में होता तो पहले कस्टमर बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब उसमें उस कस्टमर को बिहाफ में आपको ये फायदा है, आपका ये इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। जैसे नेटवर्किंग मार्केट है अगर आपका, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा है, लाइकवाइज उसी तरीके का है कि ग्रुप लोन को पहले आप एक चैनल बना ले, ग्रुप बना ले, उसके बाद वो चीजें अब आप एक तरफ से सेंट्रलाइज कर दें, एक जगह हो गई, ग्रुप बन गया। अब कहीं पर भी ग्रुप लोन ही, अगर जब खुद कहा जा रहा है ग्रुप लोन है, तो ग्रुप लोन में सभी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी का मतलब पैन भी लगेगा, आधार भी लगेगा। तो अब डॉक्यूमेंट तो हमारे पास आ गए, हमारे ही और आपके आज के डेट में जो भी डॉक्यूमेंट अगर कहीं ना कहीं बहुत पहले जो हम लोग देते थे पहले सिम लेने के लिए, मोबाइल सिम लेने के लिए, उस समय भी आपको पता होगा कि बहुत सारे सिम आपके नाम पर अनऑथराइज्ड इशू किए जा चुके हैं। हाँ, सिम निकाल। लाइकवाइज उसी तरीके से आपका आधार है, पैन है, आधार पे भी तो सरकार मतलब पैसा निकालने का सुविधा दे रखी है, 50,000 के समथिंग। अब तो हमारे आधार की भी मान्यता खत्म हो रही है, अब तो हम नागरिक ही नहीं रहेंगे आधार के मान्यता। तो ये चीजें जो ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन हाथ में आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको मैनिपुलेट करके, इसको फैब्रिकेटेड करके, मैं फैब्रिकेटेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको फैब्रिकेटेड करके भी बहुत सारी लोन्स इस तरह अच्छा, ये जो ग्रुप लोन है इसमें मैंने एक और बात सुनी कि अगर मान लीजिए कि 20 महिलाओं ने मिलकर लोन उठाया या 20 महिलाओं के, उसमें से एक महिला लोन नहीं चुका पाती है, तो ये बाकी के ग्रुप को के ऊपर भी प्रताड़ना जैसी बातें आती हैं सामने, ऐसा? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। पहले तो उसको भी कहा जाता है और बाकी को उसको बाउंड किया जाता है कि किसी तरीके से उससे करवाओ, नहीं तो फिर उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रुप लोन है वाली बात है। क्योंकि ग्रुप लोन है, लायबिलिटी तो ग्रुप के नाम से ही लायबिलिटी सब पे फिक्स करेगा। तो डायरेक्ट मतलब महिला के द्वारा ही, अब महिला से महिला के द्वारा एक कहावत भी है, मतलब कहना नहीं चाहिए कि औरत से, नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो। अब तो औरत अगर खुद फंसता है तो आज की डेट में दूसरा भी अपने आप को बचाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर है कि जब पैसे की बात आती है तो एक औरत भी औरत की बड़ी दुश्मन बन जाती है एक समय के बाद। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर प्रोस्टिट्यूशन ही देखें आप, उसमें तो अधिकतर देखा जाए तो औरतें ही औरतों को फंसाती हैं, बनाती हैं ऐसे। हाँ। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिपोर्टेड में, मतलब अनरिपोर्टेड वे में ये चीजें उस तरफ भी डाइवर्टेड होती जाती है। अच्छा, ये जो माइक्रो फाइनेंस से लोन या सूदखोरी से लोन है, इससे महिलाओं का जो प्रॉब्लम है ये मैंने सुना है कि कई सेंस में बढ़ रहा है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, अपनी इज्जत से भी समझौता कई बार कराया जाए। तो क्या ये सही घटनाएं हैं? ऐसी घटना आपकी नज़र में आई है कई बार? जब से मैंने लास्ट 2-3 पोस्ट मैंने किया है तब से कुछ रिपोर्टेड मुझे भी मिले हैं, मतलब कुछ विक्रम साइट के, मतलब अभी ये सारे रिपोर्ट्स कुछ तो मेरे सोर्स के द्वारा आ रहे हैं, कुछ है कि जो रिपोर्टर्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, चाहे बाकी ये लोग बताते हैं। बहुत सारे लोग जो दबी जुबान में कि भाई हमारा नाम मत लीजिएगा, तो वो मतलब क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है आप किसको ब्लेम कर सकती हैं। और अभी आपने बक्सर में एक घटना घटी थी जो आपने मेंशन किया था जी, तो वो क्या घटना थी और उसमें पुलिस और बाकी लोगों ने आपको क्या सहयोग किया, क्या हुआ था उसका? बक्सर नहीं, वो शायद विक्रम साइड का था, जो एक महिला का घर से उसको बाहर निकाल दिया। नहीं, वो नहीं से मैडम, वो मधुबनी का था। मधुबनी का। तो वो क्या घटना थी? वो घटना थी कि जैसे उस लेडी ने अपने ही, उसके हस्बैंड उतने ज्यादा फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, बाहर चेन्नई में रह के काम करते हैं, तो पारिवारिक जरूरत के हिसाब से उसने 60,000 रुपया लिए थे। अब 60,000 में उसने 85,000 रुपया उसने चुका दिए, और उसके बावजूद 60,000 लिया, 85,000 चुकाया। लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर पर
कब्जा कर लिया है। घर पे कब्जा कर लिया गया? जी, उसको क्योंकि उस समय वो पटना एम्स में ही अपने बच्चे के इलाज करने के लिए आई हुई थी। अच्छा। जो मुझे पता चला वहाँ के मीडिया के द्वारा, मीडिया ही के द्वारा वो रिपोर्ट हुआ था मुझे। तो वहाँ का फिर मैंने बोला कि भाई आप भेजिए, पहले वहाँ का FIR कॉपी वगैरह मंगवाया मैंने। FIR का कॉपी देखी तो फिर वह देखी कि भाई यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती कि जब सामने की चीज़ें घटना जो भी है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन, वो महिला 2023 से जुलाई से मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पे रह रही है। अच्छा। जी, और अपने बच्चे के साथ। और यही 15 दिन पहले वहां पर उस मतलब स्टेशन पर रहने के क्रम के दौरान किसी ट्रैक्टर के द्वारा उसके बच्चे की भी एक्सीडेंट हुई और वो मौत हो गई। अच्छा। अब ये बताइए इसके लिए लायबिलिटी किस पर जाएगी, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि वो किसी को कहीं नहीं कर सकती है। जब रिपोर्ट दिया गया, सारा चीज किया गया, तो कम हमने वहां पर मैंने उसको एक्स पे मतलब ट्विटर हैंडल जो पहले था, मैंने लिख कर बकायदा बिहार पुलिस को, मधुबनी पुलिस को भी और DM सर को भी मैंने वहां पर बोला कि इस पर संज्ञान लें। और ये जो पैसे का जो लेन देन का है, इस जो भी कागज भी बनाया गया, अगर एग्रीमेंट भी है कोई भी, जो कि मतलब क्योंकि पूरा डिटेल तो हमारे पास था नहीं, मैंने बोला कि जो अगर एग्रीमेंट भी है तो पहले वो पूरी की पूरी देखी जाए कि वो सही एग्रीमेंट है कि नहीं। आज के डेट में अगर फॉल्स एग्रीमेंट के बिहाफ पर अगर हम किसी के घर में घुस जाए या कब्जा करें तो वो कहीं कहाँ से लॉफुल होगा, कानूनी रूप से तो वो गलत होगा। आप एक तो सूदखोरों ने उसका घर अपने नाम लिखवा लिया 2 लाख के नाम, मतलब अब 2 लाख लिया है कि क्या लिया, अब पैसा भी उसे नहीं मिला और उसके बिहाफ में उसको मतलब आज के डेट में अपने घर से भी बेघर होना पड़ रहा है। तो अपने पुलिस बच्चे ने क्या मदद की? पुलिस ने उसने संज्ञान तो मैटर पे लिया है, लेकिन अब संज्ञान के दौरान अब वो जांच कर रहे हैं। अब जांच में आगे क्या है तो उसके बिहाफ में मैंने फिर वहाँ के SSP सर को भी मैंने मेल किया है कि इस पर बाकायदा आप एक मानवता के आधार पे, कानून है, बाकी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन पहले उसको घर दिया जाए, क्योंकि एक महिला का सम्मान और एक जिसका बच्चा हाल ही में 10-15 दिन पहले मतलब एक और वो रेलवे स्टेशन पे रह रही है, तो कैसे सेफ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि पहले वो ये तो उसके प्राइमरी अधिकार के क्षेत्र में आता है कि उसको कम से कम रहने खाने की। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद कहें कि अगर ये फ्लैट ही है, आपने 2 लाख रुपया किसी से कर्ज लिया, पर्सपेक्टिव में अगर मैं ही आपको दूं 2 लाख, मैडम ये एग्रीमेंट है तो उसमें बोले कि हाँ आपके चल संपत्ति पर हमारा अधिकार है, ये एग्रीमेंट कहाँ से ये लायबल होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है ना ऐसे करके। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अभी हाल ही में जजमेंट दिया है, उसको मैं शेयर करूंगा आपको बाद में, 2025 का ही है, कि मेयर सिग्नेचर ऑफ मतलब एप्लीकेंट या सिग्नेचर ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लायबल टू कंस्टिट्यूट द टू अडॉप्ट द ऑल द प्रोसीजर रिटन ओवर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ओके। मतलब ये चीज सिर्फ एक सिग्नेचर कर देने मात्र से ये तो और ये गलत भी है। अगर मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि एक पेपर पर हमने सिग्नेचर कर दिया, दबाव में कर दिया, तो फिर वो तो वहां पर आप है कि कुछ भी लिख कर आप वहां से बच नहीं सकते। आप कुछ भी लिख दे और हम घर पे कब्जा। मैंने जो फेसबुक पर लास्ट में डाला है उसमें मैंने वो मेंशन किया है कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मान्य नहीं हो जाएगी कि सिर्फ उस पर सिग्नेचर है। सिग्नेचर होने मात्र से नहीं है। अगर उस सिग्नेचर को वो ये कहा जाता है कि एसेट के बारे में, सरकारी आदमी का एसेट के बारे में, कि आय से अधिक इनकी संपत्ति है तो मिस प्रोपोर्शनेट एक्ट हो गया। ठीक उस तरीके से एक कर्ज है 2 लाख का और आप घर लिखवा रहे हैं 50 लाख का। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रही थी कि तो जो ये बैलेंस है, तो ये अनुपात तो बिल्कुल अनुपात है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रहा? ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रहा? ये तो एक क्रिमिनल डॉक्यूमेंटेड बनाना होगा, क्रिमिनल डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, जानबूझ के एक डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड करना, एक फॉर्जरी हुआ। एक आज की डेट में पहले 420 था, अब ये 318 BNS में है। ये और ये ऑर्गेनाइज है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड भी है। आपको मैं बता दूं, इसमें अगर कहा जाए तो लोग मतलब वकील से, चाहे जो डीड राइटर होते हैं उनसे सलाह ले लेकर इस तरह के उसमें इंटेंट डाले जाते हैं, कंटेंट डाले जाते हैं कि कैसे इसको और हम ज़्यादा प्रेशराइज वाला बनाया जा सके, कैसे हम किसको ये। अब बाद में यही चीज़ों को लेकर वो लोग कुछ सामाजिक गणमान्य लोगों को लेकर आएंगे आपके पास कि भाई देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ है। लेकिन आज के डेट में वो बताए कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अनुबंध
कहाँ से मानवीय और वो कानूनी जायज है या नहीं है, ये तो देखने कौन वाली justify? बात है, कौन जस्टिफाई करेगा। अच्छा, ये जो घटना भी देख रही, मैं कई बार सुनती हूँ कि बिजनेसमैन, अभी मैंने हाल में ही देखा कि बिजनेसमैन खास करके जो छोटे व्यापारी हैं वो कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो अपने फैमिली को छोड़ के आत्महत्या कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो आखिर ये जो इतना बैंकिंग सिस्टम हमारा है, इतना स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग्स है या जो कुछ भी है, तो क्या सरकार ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं करती है कि भाई इस तरह से लोन मत लो, एक प्रॉपर सिस्टम में जाओ। जैसे मैं आपको गोल्ड लोन की बात करती हूँ कि एक सिस्टम है कि एक संस्था है जो गोल्ड लोन पर आपको लोन देती है, आप वहाँ जब पैसा जमा करेंगे तो आपको वो मिले, या फिर आपका सोना जब्त हो जाएगा। एक मिनट, इन वर्स्ट केस आपका सोना जब्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का कोई अवेयरनेस कैंपेन वगैरह बैंक्स के थ्रू नहीं चलाया जाता, आरबीआई के थ्रू नहीं चलाया जाता है, या माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के थ्रू, बैंक बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग कुछ नहीं करते हैं इस मामले। देखिए, माइक्रो फाइनेंस का एक है कि वो एक लिमिट तक आपको लेंड कर सकते हैं, 5 लाख 4 लाख 5 लाख। बिजनेस पर्सन का जो भी डिमांड रहता है वो बड़े चंक में रहता है, तो उसमें वो चाहे या ना चाहे कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं से ये मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि या तो फिर अपना एसेट को वो मतलब मॉर्गेज रखे या मॉर्गेज रखे। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीजें हैं कि गोल्ड लोन की बात की तो गोल्ड लोन में भी क्या है कि जो भी आपका टोटल वैल्यू हुआ उसका वो 20 से 30% ही देते हैं, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि उसमें वो इम्प्योरिटी होगी। तो फिर तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तो फिर वही हो गया। आज के डेट में आप देखेंगे पीएमसीएच, जितने भी सरकारी कम से कम बड़े हॉस्पिटल्स हैं और आईजीएमएस, उनके आसपास में सोने की दुकान या गहने की दुकान होने का मतलब क्या बनता है? क्या बनता है अब समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर वहाँ इतनी सोने की दुकानें क्यों है। अच्छा, आप पीएमसीएच की तरफ से जाएंगे तो पूरा बड़ा लंबा माफिया है वहाँ ये पे। चीजें तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीजें अनरिपोर्टेड हैं, लोगों के हिसाब से है कि जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई। लेकिन ये चीजें, हमारा यही क्या नाम है कि कहीं पर भी हो कम से कम 2 चीजें रखे। एक तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड को मेंटेन रखे, दूसरा है कि खुद कई लोगों ने भी कहा है कि इसको कम से कम में ही करेंगे, क्योंकि ये चीजें अगर चाहेंगे कि अब किसी का जमीन हड़प ले, किसी की इज्जत को तार तार कर दे, किसी को सामाजिक रूप से उसको मतलब उसको अपमानित करे, ये चीज़ें हो, मारपीट करे, ये करे, ये चीज़ें आज के डेट में उतनी ज़्यादा आसान नहीं रही। आप करेंगे काउंटर बाउंस बैक आपके साथ भी होगा। अरे ये तो समस्याओं पर हमने इतनी बातें करी कि ये समस्या है, ये एग्जिस्टिंग समस्या है, इसका कोई एंड होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन इस बीच में एक रोशनी की तरह सरकार की एक संस्था जीविका आई, ठीक है। जीविका ने महिलाओं को लोन देना शुरू किया और बहुत कम इंटरेस्ट पर वो लोन देते हैं। तो जब जीविका इतना बड़ा, इतनी करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ती हैं और वो लोन लेती हैं और लोन चुकाती हैं, तो क्या उसके बावजूद भी एक ऐसा वर्ग बच गया है जो वहां तक नहीं पहुंच पाया है? देखिए, होता क्या है कि समय के साथ साथ फंड जो होता है, चाहे किसी के पास आमद एक सीमित मात्रा में और खर्च हर एक दिन के साथ, आप ये नहीं कह सकते कि आपके आज के समय 1 घंटे बाद कौन सा खर्च आने वाला है, 2 दिन बाद कौन सी मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है। कुछ चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एजुकेशन है, फीस है, बाकी चीज़ें हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई और भी अगर मान लीजिए ठीक है हमारे साथ ही हो, चौके फैमिली में ही अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर उस समय वो चीज़ें हैं। तो अगर आप आपका भी अगर लोन चल रहा हो कहीं से, तो एक समय के बाद आपको बैंक बोले कि भाई अभी आपको लोन नहीं दे सकते। अच्छा, वो कहते हैं कि क्लोजिंग करो या फिर एक समय के बाद फिर आपको मतलब ये एक तरह से सब्सिडी या कहे सप्लीमेंट्री लोन आपको हम अलग से अमाउंट और हम देंगे। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम उस समय तो आपके पास हाथ बंद हो गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो जो लोन देते हैं वो कंफर्ट जोन वाला लोन है और इमरजेंसी सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है। तो ये चीजें तो आखिर पुलिस, मान लीजिए किसी कोई फंस गया, सपोज करिए कोई फंस गया, तो पुलिस के पास अगर जाता है
तो पुलिस तो आधिकारिक तौर पर तो पुलिस उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती होगी, क्या कर सकती है, क्योंकि वो तो केस लॉन्च ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई कागज ही नहीं है। तो आखिर सरकार मतलब इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है कि पेपर बना के दो या हम तो कुछ कर सकें? सरकार कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकती है लोगों की मदद करने के लिए? देखिए, पुलिस का रोल चाहे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, ये भी बात सही है। अगर एक मर्डर केस का सॉल्व 2 मर्डर केस होते हैं पटना में, 2 घंटे 48 घंटे में सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर तो 2 आदमी जीवित है, दोनों का अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी है या कोई लिखित अनुबंध भी है, वो मंगा के देख ले कि भाई ये किस पर्पस से है और ये किस पर्पस, ये वो चीज़ें उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में उस अनुबंध में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सही हैं, इसके हिसाब से लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई, फिर इसको प्रेशर में डालने के फायदा उठाने के लिए कहीं वहाँ पर वो क्रिमिनल इंटेंट मतलब गिल्ट के कारण तो नहीं लिखी गई। ये चीज़ें कर सकती हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस नहीं कर सकती। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिए हैं कि सिविल जो भी मैटर है ये सारे सिविल मैटर हैं, इन पर पुलिस का इंटरप्शन नहीं है और ना कोर्ट का ही। कोर्ट भी कहती है कि कोर्ट मतलब जितने भी कोर्ट हैं चाहे पुलिस है, दे नॉट एक्ट एज एन रिकवरी एजेंट। तो जब रिकवरी एजेंट के तौर पर वो काम नहीं कर सकते तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर क्या आता है, सिविल नेचर को क्रिमिनल नेचर बनाया जाता है कि इसने कर्ज के नाम पे लिया था, इसने इस चीज़ के नाम पे लिया, ज़्यादा हुआ तो आपके किसी दूसरे के नाम पर कॉल रिकॉर्ड करके चाहे व्हाट्सअप करके कि ये चीज़ है सर, देखिए ये व्हाट्सअप है इसके नाम, तो वहाँ पर अब क्रिमिनल एंगल देने की बात आ जाती है। इसी में एक बहुत बड़ा एक जजमेंट था कि शरीफ वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, उसमें साफ साफ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। उसमें भी इसी तरह का मैटर था जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही किया था, उसमें कि पैसे का लेन देन हुआ, उसमें चेक बाउंस हुआ और बाद में उसमें क्रिमिनल केस में एफआईआर वगैरह लॉन्च की गई। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला कि इस तरह की एक्टिविटी में जो कि सिविल नेचर है वहाँ पर आप इसको क्रिमिनल नेचर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर चेक बाउंस के केस जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 जो है वो खुद ही एक तरह से क्वैशी क्रिमिनल केस हैं। अच्छा, मतलब क्रिमिनल नेचर के केस हैं, तो आप उसको फिर से कैसे कर सकते हैं? दोबारा एक क्रिमिनल केस तो खुद ही वो चीज़ है, तो आप कैसे वो कर सकते हैं? और आप ये भी देखें कि वो एक्चुअली में वो केस है, वो बनता भी है कि नहीं। अगर आप कोई जा भी रहा है, दोनों पक्ष की बात सुने, आप दोनों पक्ष की बात सुने, भरबल नहीं, आप चाहे तो रिटर्न लें कि भाई आपका ये क्या नाम है, सामने वाले की है, ये नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे नहीं, दोनों की भी लिखित बातें रखें, एनालिसिस कर सकते हैं, वो विवेचना कर सकते हैं। विवेचना के लिए उनको पूरा अधिकार है कि उसके बाद वो उस चीज़ को वो रिपोर्ट करे कि भाई ये चीज़ें कहाँ पर गलत जा रही। क्योंकि देखिए, एक जगह अगर किसी को पराश्रय मिलेगा, एक गलत आदमी को अगर थाने से अगर पराश्रय मिलेगा, वो तो दूसरे को भी वही काम करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें पुलिस बेहतर तरीके से रोक सकती है और वहीं पे रोक सकती है, वहीं पर रोक सकती है, उसे कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और जो मैंने देखा, सुप्रीम कोर्ट का ही शायद कोई फैसला था कि ये जो रिकवरी एजेंट जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, मारपीट करते हैं और कहते हैं कि पैसा चुकाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आरबीआई का ये जो बैंक के लोग हैं, उसमें भी इंटरप्शन, तो उसमें भी उन्होंने रोक लगाई है कि आप किसी को जाके मारने की धमकी ऐसे नहीं कर सकते, ये रिकवरी करने का तरीका नहीं है। तो इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि बैंक्स के रिकवरी एजेंट होते हैं और बाकायदा वो आकर घरों में, अच्छे घरों में, मेरे और आपके जैसे घरों में, क्योंकि लोन तो हर कोई लेता है, ऐसा नहीं कि हम लोग लोन नहीं लेते या हमारा क्लास लोन नहीं लेता, लोन सब लेते। तो वो जो रिकवरी एजेंट को भेजते हैं धमकी देने के लिए या जो भी करते हैं, तो उसके पीछे सरकार की क्या, ये बैंक की क्या मंशा होती है और क्यों वो चाहती है कि समाज में उसकी बेइज्जती हो ताकि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाए, मिडिल क्लास। ये तो आपने कहा कि सूदखोर ऐसा कर रहे हैं, बट बैंक्स भी तो वही कर रहे हैं अल्टीमेटली। बैंक में भी आपको मैं बता दूं, बैंक में भी ज्यादातर ये माइक्रो फाइनेंस वाले ही हैं। अच्छा। जो भी गवर्नमेंट बैंक है, चाहे जो भी रेपुटेड बैंक्स हैं, आईसीआईसी हो गए, एचडीएफसी हो गए, ये लोग भी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जो आपको जो ये है एनबीएफसी से लाइसेंस जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं,
इन लोगों ने इसी तरीके के लोगों को हायर किया हुआ है कि मतलब गन्स एंड गून्स। हाँ, गन्स एंड गून्स, वही बात है, सही बात है कि वो गन्स एंड गून्स पे ही वो चल रहा है कि इस तरीके से लोग कर, और ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से किसी को आप जाके, देखिए, अगर कहूँ कि इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है एबव ऑल, सभी से, हमारे से, आपसे, पुलिस प्रशासन सभी से ऊपर है ये, उसमें भी एक आदमी को एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। कर्ज हर कोई लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, हर कोई लेता आज के डेट में एक बिजनेस पर्सन, चाहे अगर जो भी रेपुटेड आप नाम ले ले, चाहे एक मिडिल क्लास का भी ले ले, चाहे उससे एक बिलो मिडिल क्लास भी ले ले, चाहे फिर एक उससे भी नीचे का भी ले ले, जो कि अनरिपोर्टेड हो सकता है, जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो, तो इसको इस तरीके से वो ना बनाया जाए ताकि सम्मान पूर्वक जीवन हर एक कीमती है। बिल्कुल, एक मरता है, उसके पीछे पूरी फैमिली मरती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर घर का कमाने वाला मर गया तब तो पूरा परिवार। अभी मैंने एक सीकर का ही डाला था, मैंने ये अभी आपने एक पोस्ट, वहाँ पर मैंने राजस्थान पुलिस को भी मैंने कांटेक्ट किया था। फिर उसमें मैंने खुद भी मैं अप्रोच भी किया था प्रोएक्टिव में कि अगर किसी तरह की कोई, लेकिन वो चीज़ वो लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो स्पेयर, अब सोचिए कि 45 लाख देने के बाद अगर किसी को आत्महत्या जैसी चीज़ कदम उठानी पड़ रही है, एक गलती उसके द्वारा हुई कि उसने समय पर पहले रिपोर्ट नहीं किया, चाहे उसको लेकर वो किसी अथॉरिटी के पास नहीं गया। देखिए, हमारे समाज में ही परसेप्शन बना दिया गया है, अगर आपने कर्ज लिया है तो आप सबसे हीन है, सबसे हीन। आपके घर पे 4 लोग आ गए तो अच्छा देख रहे हो उसके, हाँ लो पैसा ले, कर्जा ले लो। ये एक परसेप्शन जो बना दिया गया है, और इस डर से इंसान मुंह नहीं खोल रहा। नहीं, और ये चीजें और भी है कि आज ही उसके साथ है, कल किसी दूसरे के साथ हो सकता है। ये चीजें पर कोई नहीं सोचता। समय किसी इंसान को अपना ही दुख दिखाई, अपना ही दुख, दूसरे का दुख, दूसरे का नहीं दिखता। बात सही है। और दिक्कत यहाँ पर एक चीज और भी है कि गलत होते हुए भी लोग आंख बंद करके देखते हैं। अगर आप पहले के समाज को देखिए तो वो ऐसा नहीं था। अगर गांव में या कहीं भी किसी के साथ गलत होता था तो कुछ लोग उसी समाज से आवाज उठाते थे। बट हमारा जो ये पीढ़ी है, हमारी जो ये पीढ़ी है, इसने तो आँख कान सब कुछ बंद कर रखा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बगल वाले घर में क्या हो रहा है, या मेरे बगल में कोई तकलीफ से करा रहा है, या उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही है। इवन लड़कियों के रेप हो जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या मतलब समाज, मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस हो, सूदखोरी हो, या कोई भी बुरी घटना हो, समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। और समाज का योगदान नहीं, समाज की चुप्पी का बहुत बड़ा योगदान, चुप्पी का योगदान, एग्जैक्टली। समाज की चुप्पी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें थोड़ी सी निष्क्रियता प्रशासन के द्वारा भी होने के कारण ये चीजें हो जाती है, क्योंकि रिपोर्टेडली कहा जाता है कि भाई जिसने लिया वही दोषी है। तो ये बताइए कि समाज के लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति जब बनती है? तो समाज को अपने स्तर पर क्या मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की? देखिए, समाज में आप किसी को भी अगर इस तरह से कोई भी पर्सन या कोई परिवार इस तरह हो, देखिए हर एक जिंदगी अनमोल है, और हर एक परिवार के मुखिया के लिए उसके परिवार के जो अपने परिजन हैं वो भी अनमोल है। तो मानवता के आधार पर ये भी चीज़ देखें कि पहले तो उनका आत्मबल बढ़ाएं कि आपके साथ हैं हम ये नहीं बोले कि पैसे से हो चाहिए, हर चीज़ पैसे से ही नहीं तोड़ी जा सकती और पैसे से ही नहीं की जा सकती। पहले आप उनको हीन भावना से ना देखें। दूसरा चीज़, उनका मनोबल बढ़ाएं कि नहीं ये समय है, ये समय भी निकल जाएगा। तीसरा ये चीज़ है कि होता क्या है कि जो आदमी फंसा रहता है उसको कभी सॉल्यूशन नहीं दिखता, क्योंकि वो उस डिलेमा से निकल के बाहर ही नहीं आ पाता कि वो करे तो करे क्या। तो एक बार होता है कि 2-3 लोग अगर बैठते हैं कि इसमें एक क्या मतलब सप्लीमेंट्री या फिर कोई एक रास्ता, सब्सटेंशियल रास्ता निकाला जा सकता है रास्ता, तो लोगों को पहले पैसा दे, पैसे से मदद करे वो ना करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन पहले क्योंकि एकजुट होंगे तभी सामने वाला जो देने वाला है वो भी थोड़ा सा डाउन होगा। अगर आपके यहाँ मैं आ रहा हूँ और आपके यहाँ गार्ड और बाकी चीज़ अगर मैं जबरदस्ती एक आदमी से कर सकता हूँ, लेकिन पूरे फ्लैट के अगर लोग नीचे उतर आएंगे कि भाई मैं जा रहा हूँ
अमिता मैडम के यहाँ ये चीज़ करने के लिए तो हो सकता है कि पूरे अपार्टमेंट के लोग हमारा पूरा बाकायदा विरोध करेंगे। समाज खड़ा होना पड़ेगा, गलत चीज़ के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो एक ही मात्र रास्ता है, पुलिस के पास लोग डर से नहीं जाते। मैंने लिखा भी था उस महिला के प्रकरण में, मैंने लिखा भी था कि सिर्फ न्याय कोर्ट से नहीं मिल सकता, समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें उस महिला के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा भी था। और साथ साथ एक बहुत मज़ेदार की बात, उसमें मधुबनी के ही जिस जयनगर जगह बासोपट्टी थाने की जो बात हुई थी, वहाँ के बहुत गणमान्य लोग भी उससे पैसा वसूल कर चुके हैं उसे घर देने के एवज में, और आज तक उस घर उसके हाथ में नहीं है। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि एक पिता को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का इतना शौक चढ़ा कि उसने अपनी ज़मीन, अपना जेवर, अपना एवरीथिंग उन लोगों ने ख़त्म करके 35 लाख रुपए किसी ब्रोकर को खिला दिए। ब्रोकर ने एडमिशन कराने के नाम पर 35 लाख रुपया गबन कर लिया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। फिर दोबारा उस आदमी ने हिम्मत की और पता नहीं कितना कर्ज लेकर उसने विदेश में उस बच्चे का एडमिशन करा दिया। और एडमिशन कराने के बाद वो बच्चा फॉरेन पढ़ने गया। बच्चा इस लायक नहीं था कि वो डॉक्टर बन सके, क्योंकि माँ बाप का सपना इतना ज़्यादा मजबूत था कि उन्होंने बच्चे को सूली पे चढ़ा दिया। बच्चा राखी में घर आया और राखी के दिन बच्चे ने फांसी लगा दी। ये भी एक कहानी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम को लोगों तक आम पहुंचाना, बैंक को भी ये चाहिए, आरबीआई को चाहिए कि वो ऐसे अवेयरनेस कैंप्स लगाए गाँव में जाकर कि आप इस तरह ना फंसे लोगों के चक्कर में। सामाजिक संस्थाओं का क्या रोल हो सकता है, सही कहा आपने कि वो क्या कर सकती है? सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। आज के डेट में हर एक गाँव में पंचायत है, मतलब हर एक तो पंचायत है और सबसे बड़ा मुखिया क्या कर सकते हैं? पंचायत मुखिया बाकायदा जो भी उस गांव से रिलेटेड जो भी सरकारी बैंक है वहां पर उन लोग को बाकायदा प्रेरित करे कि भाई आपको कभी भी जरूरत पड़े तो इस अमाउंट के लिए, क्योंकि हर एक बैंक मैनेजर को भी आपको शायद पता हो, एक बैंक मैनेजर के पास भी कम से कम कुछ अमाउंट सर्टेन 5 लाख 10 लाख तक 5 लाख तक का शायद देने तक का डिस्क्रिप्टरी पावर होता है कि किसी भी टर्म में दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर फिर वही आ जाती कि आपके पास सिक्योर क्या है, आप रीपेमेंट कैसे करेंगे। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड हो रही है, गांव में भी एक्सपैंड हो रही है, ब्रांचेस खुल रहे हैं, लेकिन कोई भी लोन देने से पहले देखता है कि भाई आखिर आप रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो जब रीपेमेंट की बात आती है, अब पेपर वर्क की बात आती है, तो फिर जो बोले कि जो बैंक को हम देंगे हम इसी को ही देकर पैसा हम एक्चुअली वो आसान तरीके से मिलने वाला पैसा है, आसान और इंस्टेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंस्टेंट है, बिल्कुल। और ये इंस्टेंट अमाउंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लोगों को जाना पड़ता है। अगर मैं इंस्टेंट अमाउंट की बात करूं तो मेरा पर्सनल मानना है कि महिलाएं, स्पेशली महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है कि वो अपना पेट काटें, वो एक टाइम कम खाएं, वो कम खाना बनाएं, लेकिन कुछ सोना जरूर खरीद कर रखें, क्योंकि इंस्टेंट मनी का एक दूसरा साधन सोना ही होता है। और आज के समय में सोना एक ऐसी चीज बन गई है जो आपको लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का अगर आपका सोना है तो फॉर द टाइम बीइंग आपकी मदद हो जाएगी। तो ये मुझे ऐसा फील होता है। बात सही है, इसलिए तो मैंने कहा कि अगर किसी घर का मुखिया अगर अस्पताल में है तो अस्पताल के बाहर जो आप देखेंगे कि सोने की दुकान होने का पर्पस यही है कि क्योंकि जिस समय वो अस्पताल के बेड पे होगा उस समय उसकी जो भी महिला होगी वो पैसे का इंतजाम अगर कहीं से नहीं होगा तो वहां पर वो अपने गोल्ड को मॉर्गेज रखकर मदद कर पाएगी। अपने एक सवाल मेरा यहाँ पर है जो सरकार से भी मेरा सवाल है और आपसे भी मैं पूछ रही हूँ कि हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं। आखिर आयुष्मान भारत कार्ड सरकार ने इसीलिए बनाया होगा कि इलाज के समय जब इंसान मरने लगता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आखिर उस कार्ड की क्या वैलिडिटी है और वो कितने लोगों की मदद कर पा रहा है कि इसके बावजूद भी इस तरह की आत्महत्या की घटना लगातार बढ़ रही है और परिवार इससे सफर कर रहा है। देखिए, आयुष्मान कार्ड में 2-3 चीजें हैं कि एक तो है कि बीपीएल से नीचे वालों के लिए और मिडिल क्लास को आफत हो जाती है, मिडिल क्लास को आफत हो जाती है। दूसरा, आपका आयुष्मान कार्ड भी जिस समय आप लेके यूज करने जा रहे हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस समय उसमें बैलेंस हो या फिर उस समय वो एक्टिव ना हो तो फिर वो काम नहीं करेगा।
ऐसा इंसिडेंस हुआ था, एक बहुत ही गणमान्य पटना मतलब बहुत गणमान्य मिनिस्टर थे, उनके सज्जन का एक मतलब हुआ था कि भाई जिसको भेजा गया सारा उसके पास कार्ड था, राशन उसन सब, लेकिन जिस मोबाइल नंबर से वो अटैच था वो ओटीपी ही उस पर नहीं जा रहा था। अब जब ओटीपी नहीं जा रहा है तो लॉगिन कैसे करेगा, वहाँ से डिडक्ट कैसे होगा, ये चीज़ें कहाँ से फ्रूटफुल है। और आप भी ये भी जान रही हैं, बहुत सारे शायद सीएजी चाहे और भी जो जांच एजेंसियों ने भी पकड़ा है कि आयुष्मान कार्ड का मिसयूज भी बहुत हो रहा है कि ऑपरेशन जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा वो ऑपरेशन दिखाकर एडमिट कर कर बकायदा उसका। तो ये चीज़ें अब जब सही लोगों तक सही समय पर सही कारण पे भी नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को भी एक बार सोचना पड़ेगा। एक चीज और मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का गठन ही इसलिए किया गया था कि गरीब लोगों को मदद मिल पाए या जरूरतमंद लोगों को मदद मिले, लेकिन मदद की जगह ये प्रताड़ना में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रताड़ना से बाहर निकलने के लिए जो 2-3 रास्ते आपने बताए, एक तो आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना आराम से कर सकते हैं। मतलब जो भी माइक्रो फाइनेंस है, चाहे नेशनल गवर्नमेंट ऑपरेटेड जो भी बैंक है या इवन के प्राइवेट बैंक भी हैं, बिजनेस हर एक को चाहिए आज के डेट में। ऐसा नहीं कि हर एक किसान कमजोर है और हर एक किसान फाइनेंशियली मतलब डिप्राइव्ड है, ऐसा भी नहीं है। बिजनेस सभी को चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कि अवेयरनेस और सही चीजें सही समय पर सही कारण द्वारा मिल सके। डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिर यहाँ पर आप चाहें तो पंचायत लेवल पे भी जो भी हो सकता है, पंचायत में भी एक आध, जैसे अगर आप सचिव होते हैं, जैसे पंचायत सचिव के पास है, चाहे और भी जो भी बैंक कॉन्टैक्ट पर्सन दे सकते हैं वहाँ पर अवेयरनेस के लिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो आप पंचायत में इस दिन या किसी स्पेसिफिक दिन। सरकार ने न्याय मित्र बनाया, किसान मित्र बनाया, बहुत सारे मित्र बनाए, लोन मित्र, लेकिन लोन मित्र क्यों नहीं बताया? कर्ज मित्र नहीं। अगर ये सरकार कर्ज मित्र भी बना दे और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कानून का जानकार व्यक्ति हो, तो गाँव के लोग उससे मिलकर तो कुछ ना कुछ मदद बात सही है, वही चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ उसी इंसान, इवन की प्रशासन के लिए भी मदद होगी। वो पुलिस के पास गलत लोग केस नहीं जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन भी होना है तो इनिशियल लेवल पे ही सही डॉक्यूमेंट बनेंगे, ना कि फैब्रिकेटेड बनेंगे, मैलिशियस नहीं बनेंगे। ये चीजें कोर्ट में भी, ये चीजें बाद में कम, अगर मान लीजिए ठीक है पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया या पुलिस वाले के हमारे अथॉरिटी में नहीं आता है, सिविल मैटर है ये, तो फिर कोर्ट के पास भी ये जाने से बच जाएगा, तो कोर्ट पर भी बर्डन कम होगा। तो मुझे ये बताइए कि मनी लेंडर्स एक्ट और आरबीआई, आप कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है या जो भी है, तो आखिर कौन इन चीजों को लागू करेगा? किसके अथॉरिटी में आता है? सरकार के अथॉरिटी में आता है इन चीजों को लागू करना या आरबीआई के अथॉरिटी में आता है? जो भी इस मनी लेंडिंग एक्ट है जितने भी हैं वो टोटली आपके स्टेट गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही बाकायदा इसका, क्योंकि टैक्स लाइसेंस भी यही निर्गत करती है अपना वहाँ से, सीओ से हो चाहे एसडीओ अनुमंडल से, और इस पर उनके द्वारा ही बाकायदा जो भी नॉर्म्स है उसको इम्पोज करने से लेकर इवन के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सभी को, और मतलब एक होता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना उनके द्वारा ही किया जा सकता है। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। सरकार ने इस विषय को कभी गंभीरता से लिया या इसके लिए कोई एक कानून अभी तक आया है या वो कुछ करने वाली है या कुछ ऐसा? देखिए अभी तक तो बस वही है जो पुराना जो मनी लेंडिंग एक्ट है 1974 का ही निकलने के बाद ही हुआ है। अच्छा। अभी हाल में ही मैंने गृह मंत्री, ये मैटर मैंने आपको मैं बता दूं, इस मैटर को आपने क्या किया, इस पूरे मुद्दे को कहां तक पहुंचाया अभी तक? ये मुझे कहां नहीं पहुंचाया। हाँ, वही मैं जानना चाहती हूँ कि कहां तक ये मुद्दा पहुंचा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ओके, ऑनरेबल पीएमओ, होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी यहाँ पे है, पूरे बिहार के सारे एसएसपी और पुलिस हेडक्वार्टर, डीजीपी, सभी को इसके रिगार्डिंग मैंने सबमिट अपना एक। तो क्या यू आर द ओनली वन पर्सन जिन्होंने ये पहुंचाया है या आपके जैसे और कुछ लोग हैं जो इस विषय को आपके साथ जुड़कर कर रहे हैं? नोटेबली कहूँ या खुद को
और प्राउड में एप्लीकेंट कहूँ कौन है ये जो पहुंचाने वाला एप्लीकेंट? आप, यू आर द ओनली वन? खुद। ओके, और कोई नहीं है आपके? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, मैंने उस पर लिखा भी था फेसबुक पर, देखिए कि साधारण इंसान के द्वारा, साधारण व्यक्ति, असाधारण विषय और असाधारण रिजल्ट, ये बहुत ही अनकॉमन ये है, मुद्दा ही कॉमन है और इसको लोग मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं ना, प्रॉब्लम मुद्दा ही नहीं मान रहे। आज के डेट में देखिए कि दो मतलब समझिए कि पुलिस के लिए कंटेक्स्ट में बात करूं, खुद जब डीजीपी सर को ही बताना पड़ा, विक्रम साइड में जो रमाकांत यादव जी का जो मर्डर हुआ इसी प्रकरण में हुआ, नालंदा वाला जो हुआ वो भी मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या भी इसी प्रकरण में हुई थी। यस, बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं। तो ये चीजें हैं जो कि मतलब अनकवर्ड हैं और अनकवर्ड होने के कगार पर है, लेकिन ये चीज होता है कि आखिर उससे फायदा क्या है? आपको रिस्पांस क्या मिला? आपने इतनी जगह अपनी बात पहुंचाई, आपको कहीं एक जगह से कोई रिस्पांस? देखिए, रिस्पांस अभी तक हमको अगर इस मैटर में देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा मिला। गृह मंत्रालय ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने गृह मंत्रालय के द्वारा उस मैटर को पूरा का पूरा बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को बाकायदा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको दिया गया कि इस पर आप एक ऑर्डर पास करें। अच्छा। वो मैंने ऑर्डर अपने फेसबुक में मैंने डाला हुआ है कि जो कॉन्टेक्स्ट है कि उस ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या मदद होगी उस ऑर्डर से? देखिए, उस ऑर्डर में मदद ये होगी कि कभी भी फाइनेंशियल मैटर में, इस तरह के मैटर में अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करने से पहले पूरी छानबीन करेगी, साक्ष्य इकट्ठा करेगी, साक्ष्य के आने के बाद जो भी उसकी विवेचना की जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो विधि सम्मत आगे तर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो होता क्या है कि पैसे के नाम पर आज के डेट में सीधा सा एक 420 पहले का आईपीसी का, चाहे 318 अभी का बीएनएस का वो केस, क्योंकि पैसा अगर दे के, क्योंकि देखिए बाहरी प्रभाव आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वगैरह पर भी पड़ जाता है, बाहरी प्रभाव, चाहे किसी भी पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे कहीं भी। तो ये चीजें होने से जो खुद मतलब खुद जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो खुद भी विक्टिम है, विक्टिम को ही एक्यूज्ड बना दिया जाता है। एक्यूज्ड बना, वही मैं कह रही, विक्टिम ही फंस जाता है इसको। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, तो ये चीजों को सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें बाकायदा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से एक ऑर्डर पास कराकर मैंने उसको डाला है कि इसको बाकायदा कभी भी करने के पहले अगर इस तरह का कोई मैटर होगा तो मैंने उसका रेफरेंस मैंने दे दिया है। उस रेफरेंस का जो सीपी ग्राम का जो नंबर है, जिस डेट को हुआ है, वो भी मैंने दिया है, ताकि उसका रेफरेंस लेके कोई भी आदमी कहीं पर भी अगर इस तरह का मैटर होगा तो वो थाने में जा सकता है। बिहार विधानसभा में इतने हमारे जो विधायक हैं, किसी विधायक ने कभी ये मुद्दा सदन में नहीं उठाया? अब मैंने तो मतलब ये तो ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं, है। अब खुद सोचिए कि जब आम सरोकार की बात है तो खास करके विधायकों को, सांसदों को ये मुद्दा, मुझे लगता है कि लोकसभा में शायद ये मुद्दा उठाया गया है, और या फिर कुछ अफवाह वगैरह कुछ लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या था? शुरुआत में मैंने जो ये दिया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी दिया था, और बाकायदा उस समय मैंने वाम दल लोग विरोध कर रहे थे, और बाकायदा मैंने करीबन 6-7 एमपी को भी मेल के थ्रू सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर मैंने दिया है। काफ़ी पहले ही मैंने दिया था, अक्टूबर 2023 में ही दिया था मैंने। उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो बिहार में अगर राजनीतिक लोगों की मैं बात करूं तो मैं देखती हूं अक्सर पप्पू यादव गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो आपने कभी पप्पू यादव को अप्रोच नहीं किया इस मुद्दे पर बात करने? नहीं, क्योंकि उस समय तक अभी हाल में ही एक ऑर्डर मैंने पास करवाया, मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो एक ऑर्डर जब खुद पाइपलाइन में हो, वहाँ से हमें रिस्पांस मिलना है, तो मैं बोला कि पहले एक ऑर्डर ले लेता हूँ ताकि हमारी चीज़ों को जस्टिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल, और फिर पॉलिटिकल होने में फिर वो मामला कुछ और हो जाता है। जो चीज़ें, और मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो वो चीज़ों को एक देखना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में अगर हम जब जा रहे हो तो उसको पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे जो अभी तक समझ में आया कि 3-4 समाधान मुझे समझ आया। अवेयरनेस एक सिंगल मात्र समाधान जो मुझे समझ में आया कि जानकारी हो, एनजीओज को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। लेट मी क्लियर की, और 4-5 सुझाव आप बताइए कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए। आपने बोला एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। दूसरा है कि जैसे अभी आपने कहा है कि कुछ गणमान्य लोग इस मुद्दे पर अब आगे बढ़े,
क्योंकि उनका असर हमारे जैसे खास छोटे करके पॉलिटिकल लोग क्योंकि उनका असर जितना होगा वो उतना हम जैसे छोटे लोगों पर्सन का से नहीं नहीं होगा, होगा। लेकिन जितना मैं कर सकता था अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना मैंने किया। दूसरा है कि पंचायत लेवल पे भी इस चीज़ों को ट्रेन किया जाए कि क्योंकि गांव में ये व्यवस्था, अगर मैं कहूँ बिहार मनी लैंडिंग एक्ट 1974 ये उसी समय पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही की गई थी। अच्छा, ये ग्रामीण परिवेश में पैसा लेन देन का जो मैटर था उसी के लिए ही इस व्यवस्था को लाया गया था। लेकिन मगर आज उसकी जानकारी तो है ही नहीं, जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ उसकी जानकारी भी तो लोगों को देना एक काम ही है। और सरकार का जब अधिनियम है, सरकार के द्वारा जो पारित अधिनियम है उसको तो सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी एम्प्लॉय हो गए, चाहे जीविका से रिलेटेड हो चाहे और भी किसी चीज से रिलेटेड हो, उन लोग का भी दायित्व बने। तो सरकार एनजीओ को हायर करे और उनको कहे कि जाके आप अवेयरनेस करिए और लोगों को बचाइए। और भी कई दूसरी चीजों में जो जोड़ के रखा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने जितना भी किया है अभी तक में, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो मैंने नहीं, क्योंकि ऑफिशियली नहीं किया जा सकता, नहीं अपलोड किया जा सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ों में किया जा सकता है आज की डेट में, मैंने जो 4-5 पोस्ट मैंने जो लास्ट में किया है फेसबुक पे, उसके द्वारा ही अब सोचिए कि इतने लोग जो अवेयर हो गए कि मतलब अब तो अगर ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, क्या मैं उनसे ये आग्रह कर सकती हूँ कि अगर आप ऐसी किसी परेशानी में पड़े तो आपसे संपर्क करके उसका समाधान निकाला जा सकता है, या आप उनको सही जानकारी दे सकते जी हैं? जरूर। तो क्या आप अपना नंबर शेयर करेंगे? नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप चाहेंगे तो आपको। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ताकि लोग, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति फंसा है इस मकड़ जाल में, ये मुझे पता है। ये आपसे बेहतर जाने, क्योंकि आप खुद एक एनजीओ चला रही हैं, तो आपसे बेहतर कोई चीज नहीं है। मैं बिल्कुल समझती हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि हमने 4-5 सुझाव जो दिए हैं, अगर लोग उस और एक लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट लेवल पे जो 2-3 जो सजेस्टिव थे कि पहले सामाजिक लोग भी एक दूसरे के अगर अगल बगल में हो, पड़ोसी हो चाहे जो भी, उनको भी देखे, उनका मतलब उनको सपोर्ट करे, मोरल करे, फाइनेंशियल ना करे, मोरल करे, वही बहुत है। कम से कम किसी की जान तो बचे वो, मतलब क्योंकि एक होते कि हीन भावना, ये कहा जाता है कि समाज से तिरस्कृत आदमी, उसको कहीं मतलब आश्रय नहीं मिलता। एक चीज आपकी बात को मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैं सभी से आग्रह करती हूँ, ये पॉडकास्ट अगर 10 भी लोग देख रहे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अगर कोई बंदा आपको फोन कर रहा हो, आपको कभी कॉल कर रहा हो, ऐसे वक्त में जब आपको लगता है कि ये उसके कॉल करने का नॉर्मल टाइम नहीं है, तो आप उसका फोन जरूर उठाइए, कि क्या पता वो किस मन स्थिति में आपको फोन कर रहा है और अगले कदम वो क्या उठाने वाला है। तो कई बार हम ऐसा चूक हो जाती, उस चूक की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती किसी परिवार को, किसी पूरे की पूरी फैमिली को। ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि वो हो सकता है वो ये उस समय सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, बंदा मोरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक आदमी, क्योंकि अभी के समय में होता क्या है कि वो अपने परिवार की नजर में भी दोषी है, समाज के नजर में भी दोषी है, तो जाए कहाँ वो। और हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज लेके बैठा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं एक आंकड़ा भी पढ़ रही थी हाल में, वो कह रहे थे कि गोल्ड लोन पर बहुत लोगों का घर चल रहा है। ऐसा फाइनेंस सेक्टर का ही कोई न्यूज़ मतलब एक इंसिडेंस हुआ था, तो उसी केस में मुझे 112 बुलाना पड़ा था। तो बाद में जब मैटर उससे डिस्कस है, तो सर आप ये मैटर पुलिस के में जो छोटे पद पे हैं, जो हवलदार बाकी चीज़ों, उनका भी कहना है कि सर ये चीज़ों से तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कोई नहीं भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके द्वारा अगर ये कुछ बेहतर हो सके, तो सबसे बड़ा रोल इसमें अगर चाहे तो अथॉरिटी, क्योंकि लॉ बनाने का काम सरकार का है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे पुलिस का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है। अवेयरनेस फैलाए अपने, आज के डेट में उनको ज़्यादा कोई फंड की भी जरूरत नहीं, अपने फेसबुक के पोर्टल, अपने ऑफिशियल पेज से ही इसके रिगार्डिंग जो भी सर्कुलर है, चाहे जो भी वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने देखा था यूपी में, यूपी के डीजीपी सर का, सोचिए कि 2016 में ही उन्होंने इस पर सर्कुलर निकाला है, जो कि मैंने शेयर किया है, मतलब पुलिस मुख्यालय। बिहार सरकार ने कोई सर्कुलर जारी किया है?
नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो नहीं। तो क्यों नहीं हम जैसे कुछ लोग जो इस मुद्दे को संजीदा तौर पर लेते हैं, तो कोई डेलीगेट वहां जाकर मिलता क्यों नहीं है मुख्यमंत्री से या डीजीपी से, या अपनी बात क्यों नहीं रखता है? क्या ऐसे लोगों की कमी है अभी भी हमारे समूह में या हमारे? है क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक अनकॉमन विषय ही है। सही बात है, अनकॉमन विषय है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं पहली बार इस मुद्दे पर इतना बात कर पा रही हूँ। और आप इस मुद्दे पर पहली बार, शायद बिहार में नहीं, ये पूरे इंडिया में पहली बार इस मुद्दे पर बात हो रही होगी इस पॉडकास्ट में, मुझे लगता है। और मैं चाहूंगी मैंने जो ऑर्डर भी मैंने जो लिया है होम मिनिस्ट्री से, शायद अगर आप कोई आरटीआई एक्टिविस्ट भी अगर पता करे इस पॉइंट पर, किसी ने शायद आज तक किसी ने ऑर्डर भी नहीं लिया होगा। क्या बात है, मतलब बहुत ही संजीदा मुद्दा है और मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। संजीदा भी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनछुआ भी है। अनछुआ भी है, एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ तो कर नहीं सकते सिवा बात करके लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के। आपने जितनी भी बातें बताई, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, कई आत्महत्याएं हुई, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है। तो कई बार इसी पटना डिस्ट्रिक्ट का ही, इसी पटना जिला का है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है इस विषय को लेके आना प्रकाश में और लोगों को ये बताना कि आप अगर कर्ज आपने लिया है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डर से मर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई ना कोई समाधान है, आप समय ले सकते हैं। कहीं लोग, अब जैसे इनके जैसे लोग जिनके पास थोड़ी जानकारी है, जिन्होंने कुछ किया है, आप उनसे संपर्क करें, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगें। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि रिलेटिव्स आपकी मदद नहीं करेंगे जब आप परेशानी में होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन समाज में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपसे ज़रूर सहानुभूति रखेगा। तो अपनी जान देकर, अपने परिवार को बेसहारा करके आप कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं जो आपके जाने के बाद और बड़ी हो जाएगी। तो इसको क्लोज करें, ख़त्म करें। जितना हो सके इस विषय पर कम से कम सूदखोरों से पैसा लें। कोशिश करें कि कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, उससे लिया जाए, तभी जाकर ये मुद्दा सही तरीके से हैंडल हो पाएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो नवनीत जी जैसे लोग हमारे साथ हैं समाज में, ये बहुत बड़ी बात है। और नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बातें लोगों को बताई हैं, लेकिन कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए। किसी की जान लेना ना हमारे अधिकार क्षेत्र में है और ना किसी के अधिकार क्षेत्र में है, और वो भी पैसे की। उसके मान सम्मान से जुड़ा हो, जो भी हो, बिल्कुल। और क्योंकि इंसान सिर्फ जान से ही नहीं जाता, अपने मान सम्मान के भी हनन से वो बेमौत मरता है, पहले ही मर जाता है। तो कोई एक मैसेज आप जरूर दें समाज को कि क्या इस मुद्दे से बचने के लिए हमें करना चाहिए। मैंने तो अपनी बात कही, आप भी कही। नहीं, समाज के सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि ज़रूरतें कम रखें, पहली चीज़ें। और अगर कहीं भी किसी भी इस तरह के दलदल में या इस तरह के आर्थिक बोझ में फंसे हुए हैं, तो अपनी आवाज़ बुलंद करें। आत्महत्या करने से और अपने परिवार की ज़िंदगी को एक दांव पे लगा देने से ये कोई समाधान नहीं है। और आवाज़ आपको अपने परेशानी के लिए आपको खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपका कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, आपका कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही, कोई कोर्स हो, कोई एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे कुछ भी, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपको ही दोषी माना जाएगा। क्योंकि आपकी चुप्पी किसी भी सूरत में दोषी मानी जाएगी कि अच्छा गलत हो रहा है और फिर भी चुप है, मतलब यही दोषी है। आप बोले कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये बोलने में लोगों के बहुत कम लोग बोल पाते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें मदद चाहिए। अथॉरिटी के पास नहीं जाते, किसी के पास जाए, थाना नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, मुख्यालय है, सभी लोग संवेदनशील हैं इस मैटर पर। क्योंकि अभी के डेट में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं इस तरह का ही व्यवस्था समानांतर रूप से चल रही है। तो इस मुद्दे पर अभी भी लोग सेंसिटिव हैं। और ये जो क्राइम भी बढ़ा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा हावी है। अभी मैं कल ही न्यूज़ देख रही थी, 2 बच्चों को जलाकर किसी गाड़ी में डाल दिया। क्या पता इसके पीछे भी कहीं कोई ऐसी कहानी भगवान न करे, ये तो बहुत ही मतलब वो है कि अमानवीय कहा जाए और
मतलब उस पर आदमी को शब्द नहीं मिलेंगे कि अगर इस तरह की घटना हो बहुत तो। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और मैं चाहूँगी एक सजेशन जो हम दोनों की तरफ से है कि बच्चों को अवेयर ज़रूर करें। ये ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, नशे की लत में आप अपने बच्चों को वॉच करिए कि वो क्या कर रहे हैं, वरना कहीं वो आपके लिए ही कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज के पॉडकास्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जिस पर हमने बात की। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको लगे कि कोई भी आपके सुझाव हैं आप ज़रूर डालें, और हम नंबर दे देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं नवनीत कुमार जी से। इनके पास जो भी कानूनी सलाह होगी वो आपको ये ज़रूर देंगे। और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। आप इसको ज़रूर देखें और कोशिश करें कि कम से कम कर्ज के दलदल में फंसें। धन्यवाद।